हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आज ही के दिन हमारे देश का बजट पेश किया गया है। और यह बजट कौन पेश करता है? तो यह बजट हमारे देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं, जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने हाल ही में यह बजट पेश किया है। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं बजट का ABCD, यानी बजट को समझने के लिए बजट की ABCD पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बजट की ABCD को समझते हैं और जानते हैं कि बजट की ABCD क्या होती है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले बजट की ABCD क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बजट की ABCD को देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। ए फॉर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट वाले दिन वित्त मंत्री संसद में करीब 10 दस्तावेज पेश करते हैं। इसमें सबसे अहम दस्तावेज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इस दस्तावेज में सरकार हर वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच को उसकी आय और खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। बी फॉर होता है बजट एस्टिमेट, यानी वित्त मंत्री जब भाषण देते हैं तो एक ही शब्द ज़्यादा यूज करते हैं, बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट वो होता है जो सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में यानी हर मंत्रालय के लिए अलग अलग निश्चित राशि का आवंटन करती है, और यह उस मंत्रालय के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाला बजट एस्टिमेट कहलाता है। सी फॉर होता है करंट अकाउंट डिफिसिट, यानी बजट भाषण के दिन जब वित्त मंत्री एक दूसरे देश को बेचे गए सामान यानी निर्यात और आयात पर खर्च हुए पैसों का अंतर बताते हैं, और हमारे आयात का बिल अगर निर्यात से ज़्यादा होता है तो समझ जाइए वो देश चालू खाते यानी घाटे यानी करंट अकाउंट डिफिसिट के बारे में बात हो रही है। डी फॉर होता है डिस इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार जब अपनी किसी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी या पूरी तरह से हिस्सेदारी बेच देती है या फिर अपने किसी एसेट को बेचकर पैसा कमाती है तो उसे विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण ये है एयर इंडिया का, जिसे टाटा सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। वहीं आप डी से एक और चीज़ समझ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स को भी समझ सकते हैं। डी फॉर सरकार सीधे तौर पर आपसे टैक्स वसूलती है, वो प्रत्यक्ष यानी कर होता है यानी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि इनकम टैक्स, सरकार हमसे डायरेक्ट टैक्स वसूलती है। ई फॉर होता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट पेश करने से एक दिन पहले संसद में सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है, यानी सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। ये बीते साल के देश की अर्थव्यवस्था का क्या रुख है, किस सेक्टर में कैसा ट्रेंडर है, उसकी समीक्षा के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। साथ ही इस बात का भी एनालिसिस इसमें हो जाता है कि किस सेक्टर में किसके लिए सरकार अगले बजट में क्या रूपरेखा दे सकती है। एफ फॉर होता है फाइनेंशियल बिल, इसे हिंदी में हम लोग वित्त विधेयक भी कहते हैं। जैसे सरकार बजट में जो नए टैक्स लाती है, सरकार के खर्च और उधारी का जो ब्यौरा देती है, उसे संसद की मंजूरी इसी विधेयक के माध्यम से मिलती है। यह विधेयक सरकार के बजट और वित्त प्रस्तावों को संसद के द्वारा मान्यता देता है। वहीं ऐप से आप फिस्कल डिफिसिट भी समझ सकते हैं, यानी फिस्कल डिफिसिट जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है तो ये उसका राजकोष यानी घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। जी फॉर होता है GDP। यह शब्द आप तो कई बार सुने ही होंगे या इधर उधर कहीं से भी सुनेंगे। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका सीधा और सिंपल अर्थ ये होता है कि एक साल में किसी देश के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन होता है उनका मूल्य क्या है। ये देश की आर्थिक वृद्धि को नापने का भी एक तरीका है। H से होता है HNI, यानी हाई इनकम इंडिविजुअल्स। जिन लोगों की आय बहुत अधिक होती है उन्हें वित्तीय भाषा में हाई इनकम इंडिविजुअल कहा जाता है। आसान भाषा में हम कहें या समझें तो जैसे मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति या कोई अमिताभ बच्चन जितना बड़ा फिल्म स्टार होता है, उनकी आय बहुत अधिक होती है और गरीब लोगों पर कर का बोझ कम पड़े इसके लिए सरकार ऐसे लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। यह टैक्स उनके इनकम टैक्स पर सरचार्ज के रूप में लिया जाता है, यानी इन लोगों जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है। आई से होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई से क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स।
वो टैक्स होता है जो आप सरकार को सीधे नहीं देते हैं, बल्कि किसी सामान को खरीदने या सेवा के उपयोग पर सरकार आपसे वसूल लेती है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जीएसटी होता है। आई से एक और शब्द बजट भाषा में सुनने को मिलता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका सीधा अर्थ महंगाई से होता है, यानी किसी वस्तु का दाम एक निश्चित सीमा से में कितना बढ़ा है। जब इसकी गणना की जाती है तो पता चलता है वह वस्तु कितनी महंगी हो गई है। जेस होता है जार्गन। जार्गन यानी आमतौर पर बजट भाषा में ऐसे शब्द बहुत यूज किए जाते हैं जिसे उस क्षेत्र से जुड़े लोगों या विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। यानी ये बजट को जो ज़्यादा डीपली समझता होगा ये वर्ड समझ सकता है। ये असल में बेहद तकनीकी शब्द होते हैं जिन्हें आम भाषा में हमें समझना बहुत कठिन होता है, जैसे रॉकेट साइंस जैसा होता है। इन्हें ही जागरण कहा जाता है। इस खबर में हम ऐसे ही जागरण को आसान बना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए कई बार कहती हैं और बोलती हैं कि वो बिजनेस जागरण का इस्तेमाल कम करती हैं। के से है के शेप्ड रिकवरी, यानी कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था से एक नया शब्द जुड़ गया, एक नया टर्म जुड़ा है जो बार बार सामने आया है। के शेप रिकवरी यानी इसका मतलब क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा हो लेकिन वो एक सही दिशा में नहीं बढ़ता है, बल्कि इस स्थिति में बड़ी संख्या से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग, अमीर लोग, शेयर बाजार वगैरह से पैसा बनाते रहते हैं। वही है एल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन का मतलब किसी पुराने निवेश की बिक्री पर होने वाला लाभ होता है। जैसे आप कोई एक मकान 1 लाख का खरीदे और कुछ साल बाद उसे 4 लाख में बेच देते हैं, तो इससे आपकी जमा पूंजी पर जो लाभ हुआ वह पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन हुआ। तो आयकर कानून में इस तरह के लाभ पर टैक्स लगता है। जैसे लंबी अवधि में होने वाला लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और छोटी अवधि में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। हालांकि शेयरों के मामले में 1 साल की अवधि को लॉन्ग टर्म और 2 साल की अवधि को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। वहीं एम से होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। जो कंपनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है और किसी तरह का टैक्स नहीं भरती है, उनसे टैक्स वसूलने के सरकार ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को बनाया है। एन फॉर होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बजट के हिसाब से सरकार जो भी खर्च करती है वो 2 हिस्सों में प्लान करती है, एक है प्लान एक्सपेंडिचर, एक है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। 2 रूप में से खर्च करती है। इसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जो प्रोडक्टिव सेक्टर पर खर्च नहीं होता है, जैसे सैलरी, सब्सिडी और ब्याज। वहीं प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार मंत्रालयों को योजनाओं पर खर्च करती है या किसी तरह की संपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाने पर खर्च करती है। ओ से होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट का मतलब एक तरह से बजट के खर्चों का हिसाब लेना देना होता है, यानी सरकार जो पिछले बजट में किसी मंत्रालय को कितना रुपया दिया, कितना लिया, उसका खर्च कैसे किया, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही आउटकम बजट कहलाती है। पी से होता है पब्लिक अकाउंट, यानी ऐसी राशि जो सरकार के पास प्रोविडेंट फंड यानी लघु बचत के रूप में आती है, उसे सरकार एक अलग खाते में रखती है और उसका उपयोग करती है, क्योंकि ये राशि असल में सरकार की नहीं होती बल्कि लोगों और प्रोविडेंट फंड यानी फंड अथॉरिटी की होती है, जो सरकार उसे उन्हें वापस करनी होती है, यानी सरकार खाते में लेती है और उसे वापस कर देती है। क्यू से होता है क्वार्टरली रिव्यू, यानी भारत में वित्त वर्ष में हर 3 महीने में जीडीपी की समीक्षा की जाती है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, यानी किस तरफ जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था। इसे ही तिमाही समीक्षा यानी क्वार्टरली रिव्यू कहा जाता है। आर से होता है रिवेन्यू डिफिसिट, यानी रिवेन्यू डिफिसिट आसान भाषा में इसे हम कहें तो ऐसा घाटा जब सरकार का राजस्व व्यय यानी खर्च उसकी राजस्व आय से अधिक हो जाता है। ये तब होता है जब सरकार की राजस्व आय उसकी बजट में अनुमानित आय के बराबर नहीं होती है। एस से होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी जब आप शेयर बाजार पर लिस्टेड किसी शेयर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इत्यादि को खरीदते हैं और बेचते हैं तो सरकार आपसे जो टैक्स वसूलती है वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाता है। टी से होता है ट्रेजरी बिल। जब सरकार छोटी अवधि के लिए बाजार से पैसा उठाती है तो उसके लिए ट्रेजरी बिल जारी करता है। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी अवधि क्या होती है? इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी अवधि होता है 364 दिन। वहीं यू से होता है यूनियन बजट, यानी केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है उसे असल में यूनियन बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में इसे परिभाषित किया गया है। सामान्य भाषा में इसे ही आम बजट कहा जाता है। वी से होता है वैट, यानी वैट को हम समझते हैं। वैट तो वैसे जीएसटी के आने के बाद अधिकतर वस्तुओं पर से इस अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया गया, लेकिन पेट्रोल, डीजल जैसे कमोडिटी पर अभी भी इस टैक्स की वसूली होती है। ये टैक्स किसी वस्तु के आदान
उत्पादन लागत या उत्पादित वस्तु के मूल्य के अंतर पर लगता है। इसे वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। डब्ल्यू से होता है वेल्थ टैक्स। भारत में तो अभी इस तरह का टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस पर अक्सर चर्चा होती रहती है। इस टैक्स का लेना अमीर आदमियों से होता है, जैसे इस टैक्स देना अमीर आदमियों से है। ये टैक्स लग्जरी सामान पर और उन लोगों से लिया जाता है जिनके पास अकूत संपत्ति यानी अथाह संपत्ति होती है। जेड से होता है जीरो बेस्ड बजट यानी ऐसा बजट जो बिल्कुल शुरू से होता है। मतलब इस बजट के बजट में इस तरह के बजट में पिछले बजट की जो बची हुई राशि रहती है उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, यानी अगले बजट में नहीं लगाया जाता है। उसे जीरो बेस्ड बजट कहते हैं, जो एकदम शुरू से शुरू किया जाता है बजट को। तो आशा करते हैं ये बजट का ABCD आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कल नए वीडियो में आपको बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।